हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन बाय पूनम। और जैसे आज आप देख रहे हैं कि मैं आज आपके लिए जो सेशन लेकर आई हूँ टैली का, वो क्या है, आज आपका कंसेप्ट ऑफ टीडीएस है। तो टीडीएस को आज समझ लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था कि मैम आप टीडीएस के बारे में ज़रूर हमें पढ़ाएं। तो मैंने सोचा कि चलो आज टीडीएस के ऊपर ही एक वीडियो बनाई जाए, और ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए कि टीडीएस क्या है, टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, टीडीएस कहाँ कहाँ लगता है, कंसेप्ट ऑफ टीडीएस क्या है, पूरा का पूरा हम आज डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि टीडीएस कहाँ कहाँ लगता है। तो वो भी हम देखेंगे, और टैली में भी करके हम एंट्री भी देखेंगे कि किस प्रकार से एंट्री की जाती है। लेकिन अभी सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। अगर ये क्लियर हो जाता है तो सेकंड वीडियो में मैं आपके लिए टैली के अकॉर्डिंग करा के बताऊंगी आपको कि कैसे टीडीएस लगता है, किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, किस तरह की एंट्री होंगी यानी कि। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुँच पाए। और आप सभी का सपोर्ट जो मेरे साथ बना हुआ है, उसी की वजह से मैं यहाँ तक आप लोगों के लिए जो भी आप लोग कमेंट करते हैं उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये सब आपका सपोर्ट है, इसी वजह से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखेंगे, और मैं पूरी कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकता है, जितना भी आपसे रिलेटेड, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, फिर वो लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर है, वो भी हम कर रहे हैं। तो उन सभी से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बहुत अच्छी बनाकर लेकर आऊँ, यही मेरी कोशिश रहेगी। और आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से सक्सेसफुल हो, अपनी जो भी आपकी जो भी पर्पज़ है, उस उद्देश्य से आपका वो पूरा हेल्पफुल रहे मेरी वीडियो। यही शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। कि टेक्स्ट डिडक्शन एट सोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। डिडक्शन का मतलब क्या होता है, कटना, ठीक है। यानी कि टीडीएस मतलब टेक्स्ट का कटना ही आपका क्या होता है कि जिस सोर्स पे आप कर रहे हैं, वो सोर्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, किस पर आपका टीडीएस या आपका टेक्स्ट कट रहा है। तो आज चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज नॉर्मली कैलकुलेटेड इन अ असेसमेंट ईयर एंड टेक्स्ट इज पेड देयरफॉर। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे कि अगर नॉर्मली बात करें कि पिछले वर्ष की आय की गणना के आमतौर, यानी कि जो पिछले वर्ष की गणना है, मान लीजिए आमतौर पर हम जो मूल्यांकन करते हैं वो वर्ष के अंत में की जाती है आपके, ठीक है। तो यानी कि वर्ष में की जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो इनकम आपका प्रीवियस ईयर में जो आपने इनकम आपने आय ली है, तो उसका जो कैलकुलेट है, यानी कि जो उसकी गणना की गई है, ठीक है, तो उसका जो मूल्यांकन आपका निकल के आएगा वर्ष के अंत में, वो आपका क्या होता है यहाँ पे कि वो आपको पे करना होता है, ठीक है। इफ़ अ पर्सन, अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे एक एग्जांपल समझ लेते हैं जो कि मैंने 2022 से 23 के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इफ़ अ पर्सन अर्न इनकम इन द ईयर 2022 से लेकर 23 तक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति क्या करता है यहाँ पर कि कोई यहाँ पे एक व्यक्ति, यानी कि किसी व्यक्ति ने क्या किया है कि वर्ष 2022 से 23 तक के अगर हम बात करें में जो आय अर्जित की है, ठीक है, जो भी उसने आय अर्जित की है, इट विल बी कैलकुलेटेड इन द ईयर ऑफ 2022, ठीक है, या फिर 23 तक। यानी कि इस यानी कि अगर हम बात करें कि इस ईयर के अंत तक जो भी कैलकुलेट की गई है यहाँ पे आय जो उसने अर्जित की है, एंड टेक्स्ट विल ऑल्सो बी पेबल इन 2022-23। यानी कि जो भी यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्या होगा कि उस पर उसे क्या करना पड़ेगा, उसी वर्ष में उस मूल्यांकन को, यानी कि उस मूल्य को देय करना पड़ेगा, यानी कि देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि यानी कि जिस वर्ष में आपने क्या किया है, यहाँ पे अगर आपने 2022 से लेकर 23 तक जो भी आपने अर्न किया है, जो भी आपने आय इकट्ठी की है, अर्जित की है, उसकी जो भी कैलकुलेट होगा, ठीक है, तो यानी कि साल के अंत में जो कैलकुलेट होने के बाद वो उसका जो परसेंट निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका जो टेक्स्ट होता है आपका वो कटता है, ठीक है, यानी कि टैक्स होता है जो।
सो द गवर्नमेंट एज टू वेट फॉर द फंड टिल द एंड द प्रीवियस ईयर। तो क्या करती है कि गवर्नमेंट जो होती है वो आपके साल के यानी कि जो पिछले साल का जो आपका यानी कि आपका जो भी यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि इनकम है उसमें क्या करेगा, जो भी फंड है वो आपको यानी कि उस साल के अंत तक वो वेट करती है, इंतज़ार करती है कि यहाँ पर वो चुकाया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि अगेन अगर दोबारा से अगर हम बात करें यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति यदि क्या करता है कि इफ़ अ पर्सन रिसीव 20,000 रुपीज़ एज मंथली सैलरी, यानी कि अगर हम बात करें किसी व्यक्ति की मंथली जो आय है अगर वो 20,000 रुपये मिलता है उसको, ठीक है, तो क्या होगा कि हिज इनकम विल बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि साल में वो क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि 2,40,000 रुपये बन रहे हैं आपके, तो उसको कैलकुलेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो उपरोक्त क्या होगा कि उसके बाद अगर हम बात करें टेक्स्ट पेबल बी बाय द पर्सन एज कैलकुलेटेड ऑन द अबोव इनकम इज 8,000। अगर हम बात करें यहाँ पर कि उपरोक्त जो आय होगी आपकी गणना के अनुसार उस व्यक्ति द्वारा जो देय किया गया जो टेक्स्ट होगा यानी कि वो 8,000 है। ठीक है, अब क्या होगा कि नाउ इफ गवर्नमेंट डिमांड करेगी, यानी कि जो सरकार होगी वो डिमांड करेगी द टोटल टेक्स्ट एट द ईयर, इस ईयर में जो टोटल टैक्स है आपका वो जमा करने की। इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द पर्सन टू पे द होल अमाउंट ऑफ टैक्स। हो सकता है कि ये जो अमाउंट वो पे कर रहे हैं ये उनके लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा या मुश्किल होगा जमा करना कि ठीक है। तो ये मतलब जो मांग की गई है उसमें क्या है कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को मुश्किल हो रही है या वो पूर्ति नहीं कर पा रहा है, ठीक है, भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए अकॉर्डिंग हम बात करें कि फिर वो क्या कर सकता है, यदि वो चाहे इफ़ दिस अमाउंट इस अमाउंट को जो कि 8,000 इज़ डिवाइडेड इनटू 12 इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि इस 8,000 के अकॉर्डिंग जैसे उसने कहा कि वो ईयरली जो बनता है उसका यानी कि जो इनकम होगी वो आपका 8,000 है, तो उस 8,000 को उसने क्या कर दिया है 12 इंस्टॉलमेंट में वो डिवाइड कर सकता है अपनी मर्जी से। ठीक है, यानी कि वो उसको धीरे धीरे चुका सकता है। 12 उसमें क्या कर दिया इंस्टॉलमेंट में उसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फ्रॉम द सैलरी ऑफ ईच मंथ, यानी कि प्रत्येक मंथ की वो जो भी आपका मंथ में जो उसकी सैलरी मिल रही है उस मंथ के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है उतने 12 जो उसने क्या किया है हर मंथ में वो क्या कर सकता है जो 12 उसमें उसने उसे इंस्टॉलमेंट में जो कन्वर्ट किया है उसको डिवाइड किया है उसको हर एक मंथ आप वो चुका सकता है दे सकता है, यानी कि देन इट विल बी रेजर फॉर हिम टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। फिर क्या होगा कि यहाँ पे यानी कि सरकार के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि यानी कि हम क्या कर सकते हैं उस भुगतान को जमा कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यानी कि उस भुगतान को हम सरकार के उसमें जमा कर सकते हैं यानी कि उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी के पेमेंट के टाइम पे अगर हम बात करें कि उसके समय पे द एम्प्लॉयर विल डिडक्ट, यहाँ पे डिडक्ट किया जा रहा है आपका जो कि अगर हमने बताया कि 12 उसमें इंस्टॉलमेंट में वो जमा किया है तो वो जो सैलरी का यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका यानी कि 8,000 के अकॉर्डिंग यानी कि 12 महीने में यानी कि 1 साल के अंदर जो वो चुकाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके 667 रुपये बन रहे हैं, तो जो से पर मंथ उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, एज टैक्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ सैलरी एंड पे द सेम टू द गवर्नमेंट। तो फिर क्या होगा कि यानी कि जो सरकार होगी सरकार से वो क्या करेंगे हम उस सेम वे में वो क्या कर सकता है हर मंथ यानी कि आसानी से उस पैसे को जमा कर सकता है यानी कि उस पैसे को चुका सकता है। ठीक है, यानी कि क्या करेगी सरकार उससे निर्धारित समय तक उसको क्या कर सकती है उसको उससे ले सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि द रेस्ट ऑफ यानी कि यहाँ पे 19,333 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे यानी कि 19,333 विल इज नेट ऑफ टैक्स विल बी पेड टू द एम्प्लॉय, यानी कि जो एम्प्लॉय होगा फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा यहाँ पे जो डिडक्ट किया गया है कि जो सैलरी यहाँ पे दी गई है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा उसको यानी कि उसको पे करना होगा उस एम्प्लॉय के थ्रू। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि वो क्या करेगा उसका यानी कि यहाँ पे उस चीज़ को यहाँ पे इस प्रकार से दिया जाएगा चुकाया जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब अगर बात करें हम जो टीडीएस होता है, टीडीएस इज वन ऑफ द मेन्स by which income tax is recovered from the assets in the previous years itself। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि इसके बाद अगर हम बात करें कि इसलिए क्या होता है कि जो टीडीएस होता है पिछले वर्ष में निर्धारित की गई आय को क्या करेगा, वसूल करने का साधन एक मात्र बताया गया है, जिसके माध्यम से हम उसको क्या कर सकते हैं, एक टीडीएस के माध्यम से हम उस टैक्स को इस प्रकार से पे कर सकते हैं सरकार, यानी कि सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है, उसको वसूल किया जा सकता है। आगे देखिए यहाँ पे कि डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ मनी इज कॉल्ड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये जो डिडक्शन यहाँ पे दिखाया गया है कि यानी कि हम क्या कर सकते हैं, उस पैसे के भुगतान के समय जो टैक्स की कटौती होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, उसे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कह सकते हैं। तो ये पेमेंट आपके करने के, यानी कि जब भी आप कोई पेमेंट करेंगे, ठीक है, उस पेमेंट के यानी कि जो आपसे आय वसूला जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कहते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पेयर to deduct tax at the time of payment and to deposit into the government treasury। अगर हम बात करें यहाँ पे कि प्रत्येक व्यक्ति के या प्रत्येक जो भी नागरिक हैं उसका क्या बनता है, उसकी एक ड्यूटी है या कहें उसकी, यानी कि उसका कर्तव्य है कि वो क्या करेगा कि वो अपनी उस टैक्स को सही समय से उसको चुकाना है, ताकि उसकी जो सरकार का जो खाता है या खजाना है उसमें वो जा सके। ठीक है, तो ये प्रत्येक नागरिक का क्या है, एक कर्तव्य है जिसे क्या करना है, उसे चुकाना ही होगा, यानी कि उसको पे करना ही होगा। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कि जो आपका जो टैक्स है आपके वो किस प्रकार से लगते हैं, कहाँ कहाँ, एक सारणी मैंने पूरी तरीके से बनाई है। आई होप ये आपके लिए आप कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे, आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप सही तरीके से नॉर्मली आप जो सारणी आप देखना चाहते हैं जो कि 2024 से 25 के अकॉर्डिंग आप देखना चाहते हैं तो वो आपको आसानी से आपको मिल सकता है, आप उसे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये हम नॉर्मली आप देख रहे हैं 3 के अकॉर्डिंग, 2023 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग मैं चेक करा रही हूँ, क्योंकि पहले से बनी हुई थी तो इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। यानी कि घटता बढ़ता रहता है, तो ये हमें देखते रहना है। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि ये जो होता है सेक्शन यानी कि 192 जो कि सैलरीज के लिए है यहाँ पे, कि ये किस पे डिपेंड करता है, रेट्स एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये आपका किस पे इंडिविजुअल डिपेंड करता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट बताया गया है, टीडीएस बताया गया है, नंबर, ठीक है, तो इस प्रकार से ये रेट है आपका कि कितने % लगेगा यहाँ पे जो टैक्स लगेगा, तो ये आपको देखना है। 193 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो कि आपका नेचर ऑफ जो पेमेंट आता है वो क्या है, आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, जो कि अगर हम बात करें कि कितना होगा, यानी कि मान लीजिए 5000 से स्टार्ट हो रहा है तो उस पर कितना % टैक्स लगेगा, वो 10% टैक्स वहाँ पे आपको लगेगा। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कि 194E के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, उस सेक्शन में जाएं तो अदर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करें, जो कि अदर ब्याज हो सकते हैं उसमें, यानी कि अगर हम बात करें कि 10,000 इन अ ईयर इफ़ पेमेंट मेड बाय बैंक्स, यानी कि अदर इंटरेस्ट हो सकते हैं इसमें, जैसे बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया। ठीक है, तो इनमें यानी कि 40,000 से ऊपर की अगर हम बात करें इनकम है तो उस पर कितना लग रहा है, उस पर भी 10% आपका टैक्स लग रहा है, तो ये भी हमें देखते हुए चलना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 194B के अकॉर्डिंग, जहाँ जिसमें आपके आते हैं लॉटरी, क्रॉस वर्ड, पजल या फिर गेम्स की अगर हम बात करें, ऑनलाइन गेम्स वगैरह भी चल रहे हैं आजकल, तो उसमें अगर आपकी जो इनकम होती है वो 10,000 से ऊपर होती है तो उस पर 10 आपका कितना % लगेगा, वो 30% यहाँ पे टैक्स लगेगा, आपका टीडीएस लगेगा, यानी कि ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके बाद ये आते हैं, इसमें किस में आएंगे, ये 194B में आएगा। 194C के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, कॉन्ट्रैक्ट अगर मान लीजिए आप ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि इन सिंगल बिल के अकॉर्डिंग उसका जो 30,000 से ऊपर होगा तो 1% फॉर इंडिविजुअल आपका जो टैक्स होगा। इन अलग अलग तरीके से हैं यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए इस तरह से यहाँ पे ईयर में दिया गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जितना % आप कमाएंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स आपका लगेगा।
नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे कि 194D के अकॉर्डिंग, 194D के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि इंश्योरेंस कंपनीज के अकॉर्डिंग आता है, जिसमें कि 15,000 से ऊपर की बात कर रहे हैं हम। इंश्योरेंस का यानी कि जो कमीशन होता है, मान लीजिए आपने कोई इंश्योरेंस कराया किसी का और उसमें आपको कोई कमीशन मिल रहा है, तो अगर वो 15,000 से ऊपर आपको कमीशन मिलता है तो उसमें आपको 5% आपका टैक्स यानी कि TDS कटेगा आपका। इसी तरीके से अदर देन कंपनीज के अकॉर्डिंग जो भी अलग अलग कंपनीज हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपसे चाहे तो 10% भी मतलब ये इस तरह से लिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि 194H के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो कमीशन होगा वो आपका कमीशन और ब्रोकरेज के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो आपका कितना है, 15,000 से स्टार्ट है, जो कि आपका कितने % रहेगा आपका TDS कटेगा वहाँ पे, जो कि आपका 5% कटेगा। अब बात आती है आपकी 194I के अकॉर्डिंग, जो कि रेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जो कि रेंट है आपका। अगर आप यानी कि कोई बिल्डिंग या कोई लैंड आप वहाँ पे आपने किराए वगैरह पे दिया हुआ है, कोई फर्नीचर आपने दिया है, कोई फिटिंग्स वगैरह है, इस तरह की कोई चीज़ है जो कि आपने किराए वगैरह पे दिया है, उस चढ़ाया हुआ है, रेंट पर दिया है, तो उसमें अगर मान लीजिए इनकम आपकी यानी कि यहाँ पे 2,40,000 से ऊपर की होती है आपकी, तो उसमें यानी कि ईयरली की बात हो रही है वहाँ पे, तो जो भी हो सकता है तो उस पर 10% होगा यहाँ पे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो कि प्लांट एंड मशीनरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि वो कोई प्लांट है यहाँ पे या मशीनरी है जो कि वो उसका भी रेंट यहाँ पे लिया जा रहा है, तो उस पर 2% रहेगा, तो ये चीज़ आपको देखनी है। इसके साथ साथ 194J के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि प्रोफेशनल फीस हो सकती है आपकी, जिसपे जो कि 30,000 से स्टार्ट है, यानी कि 30,000 से ऊपर की अगर होगी वहाँ पे जो कि प्रोफेशनल फीस वगैरह होगी, कोर्सेस होती है जो इस तरह से, उस पर 10% आपका TDS कटता है। इसी के साथ साथ टेक्निकल फीस हो सकती है, रॉयल्टी हो सकती है, तो ये सब चीज़ें क्या हैं, इसमें आपका कितना लगेगा, आपका 2% लगेगा। तो ये कुछ टैक्स मैंने आपको बताए जो कि TDS के अकॉर्डिंग कटते हैं। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से इसको समझ सकते हैं, यानी कि ये सेक्शन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। बाकी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ये हो सकता है जो कि आगे नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हो सकता है, अदरवाइज सेम ही मतलब ये पर्पज ये आपका रहता है, जो भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो चुकाने से रिलेटेड है यहाँ पे कि हम बात करते हैं कि पेमेंट ऑफ TDS टू द गवर्नमेंट, यानी कि अगर हम बात करें जो पेमेंट आपके TDS के अकॉर्डिंग होता है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, टाइम लिमिटेड्स क्या होगी, कितने दिनों के अंदर आपको चुकाना होगा, तो ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं। तो टैक्स इज डिडक्टेड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ऑन द सेम डे, यानी कि हम बात करें कि जिस डे में आपने क्या किया है, आय आपसे स्टार्ट हुई है उसी डेट को आपको क्या करना होगा, यानी कि उसी नेक्स्ट मंथ की डेट आपको जैसे 15 से स्टार्ट आगे दिया हुआ है तो आपको सेम डे पे क्या करना पड़ेगा, उसको चुकाना होगा। व्हेन द असेसिंग ऑफिसर परमिट्स क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो टैक्स है कि वेयर डिडक्शन इज मेड फॉर सैलरी, यदि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि विद इन यानी कि मान लीजिए आपका यहाँ पे 15 जून को यानी कि स्टार्ट हुई है, तो 15 सितंबर के अकॉर्डिंग हुई है, या फिर 15 दिसंबर या 15 मार्च के अकॉर्डिंग हुई है, यानी कि सेम डेट पर वो क्या होगा वहाँ पे उससे डिडक्ट किया जाएगा, यानी कि टैक्स काटा जाएगा। वेयर डिडक्शन इज मेड, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे ये जो आपका डिडक्शन दिया गया है 194A के अकॉर्डिंग, 194D के अकॉर्डिंग, या फिर 194H के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे ये आपके नॉर्मली दिए गए थे, और ये इनकी बात करें अगर हम तो विद इन 15 अक्टूबर, 15 जनवरी, 15 आपकी क्या हो जाएगी, अप्रैल हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे क्या करना होता है, उसको चुकाना होता है। इन एनी अदर केस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ कि वेयर डिडक्शन इज मेड 192, 194, 194B, 194BB या फिर 194E के अकॉर्डिंग अगर ये आप बात करें हम, जो इसमें आते हैं कि विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि उस मंथ के अंत तक, या फिर हम बात करें कि 7 डेज तक आपको वो पैसा चुकाना होता है, वरना तो उसमें क्या होता है आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है कि उसी डेज के अकॉर्डिंग वो टैक्स आपको चुकाना होता है। वेयर डिडक्शन इज मेड इन एनी अदर सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि विद इन 7 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज डिडक्शन
एट सोर्स, यानी कि 7 डेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना होता है, आपके मंथ के उसी मंथ के 7 दिन के अंदर अंदर आपको उस क्या करना है, उस टैक्स को भरना होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि व्हेन टैक्स इज डिडक्शन ऑन क्रेडिट बेसिस और नॉट ऑन पेमेंट बेसिस, यानी कि यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बात की गई है, क्रेडिट बेसिस के अकॉर्डिंग बात नहीं की गई है, ऑन द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर के बारे में बात की गई है। इट कैन बी डिपॉजिटेड विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन, यानी कि आपको क्या करना होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग 2 महीने के अंदर अंदर आपको वो पेमेंट्स वहाँ पे करना होता है, वो टैक्स आपको चुकाना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ टीडीएस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारी सेकंड वीडियो में बनाकर लेकर आऊँगी टीडीएस पे, तो मैं आपको बताऊँगी कि टीडीएस किस प्रकार से रिटर्न होता है, किस प्रकार से पेमेंट होता है, कटता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सोर्सेस बता दी, कौन से सोर्स पे कटता है, यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। इसके बाद हम जब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 आएगा टीडीएस से रिलेटेड, उसमें मैं टैली के अकॉर्डिंग आपको करा के दिखाऊंगी किस प्रकार से कहाँ किस प्रकार से एंट्री आपको करनी होती है और टीडीएस किस प्रकार से कटता है। तो वो हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। अभी आप इसको अच्छे से एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, एक बार आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए और इसको आगे यूज कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।